Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं फॉर्मूला फटाफट क्लास 12 मैथ्स, और वो भी अपना चैप्टर 13 जो कि आपका आखिरी चैप्टर ऑफ क्लास 12 मैथ्स के, ये है अपना प्रोबेबिलिटी, राइट। तो देखते हैं इसमें, आपको पता ही है आपने इसका वन शॉट वीडियो किया हुआ है, एनसीईआरटी सोल्यूशन भी किया हुआ है, आपने रिवीजन रेस भी देखा है, और साथ ही साथ पीवाईक्यू सीरीज के भी सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो अब बस बचता है जल्दी से इसके सारे फॉर्मूले को रिकॉल करना। तो रेडी हो जाओ अपने पेन एंड पेपर के साथ, सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये रहा अपना चैप्टर 13 जो कि है प्रोबेबिलिटी। देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ है यहाँ पे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं किसी भी इवेंट का, पता ही है, क्लास 11 में भी आपने कर लिया हुआ है। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए तो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस, जहाँ पे नंबर ऑफ ए कुछ नहीं बल्कि क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इवेंट ऑफ जो भी ए का अकरेंस है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो यहाँ पे होता है, राइट, वही होता है। तो दैट मीन्स इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं तो। अब यहाँ सैम्पल स्पेस क्या होता है आप सबको पता ही है। क्या करते हैं हम, जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं एसोसिएटेड टू सम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो वही हो जाता है अपना सैम्पल स्पेस। अब जब बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की, तो क्या मतलब है एक्सक्लूसिव, दैट मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं होगा, राइट, कुछ भी कॉमन नहीं, दैट मीन्स इंटरसेक्शन क्या होगा यहाँ पे, 5, करेक्ट, वही होता है। तो दैट्स वाई द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब इंटरसेक्शन इज 5, दैट मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं है। जब हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स की बात करते हैं, दैट मीन्स एग्जॉस्टिव का मतलब समझ लो कि जब भी हम सबके सारे इवेंट्स का यूनियन करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, तो हमें क्या मिलना चाहिए, रिजल्टेंट में सैम्पल स्पेस मिलना चाहिए, वही होता है अपना एग्जॉस्टिव इवेंट, करेक्ट। तो ये सारे टॉपिक्स तो आपने ऑलरेडी क्लास 11 में कवर किए हैं, जस्ट यहाँ पे बेस उसका चाहिए था, डन। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। दैट मीन्स नाम से ही समझ रहे हो, कंडीशन पर डिपेंड करेगा। दैट मीन्स अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकालना है तो इसका क्या मतलब है, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, दैट मीन्स कंडीशन ऑलरेडी है, तब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी जो कि ऑलरेडी अकर हो चुका है एफ, उसका निकालते हैं। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, करेक्ट। दैट मीन्स नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए उसकी, डन, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, बल्कि प्रोबेबिलिटी किसी की भी आप ले लो, ठीक है, वो हमेशा कहाँ से कहाँ लाई करती है, 0 से 1 के बीच में। अगर गलती से भी आपका आंसर आ रहा है 1 से ज़्यादा, तो समझ लो कि आपने कोई भयंकर वाला मिस्टेक किया है और चेक कर लेना, ठीक है। 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता और 0 से कम हो नहीं सकता प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1, डन, ठीक है। तो इसलिए ये वाला पॉइंट है। अब जब भी हमें यहाँ कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो क्या करते थे हम, 1 माइनस कर देते, बस वही करेंगे यहाँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए भी सेम फार्मूला यूज होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार अपॉन एफ कर रहे हैं, दैट मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ करेंगे, क्लियर। अब जब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन जी करना है, तो सेम कॉन्सेप्ट जो आपने यहाँ पे यूज़ किया है वही हम करेंगे, और वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, ये समझो, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो वही कॉन्सेप्ट है, बस वहाँ पे क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हर जगह लग गई है। ई यूनियन एफ था तो हमने क्या किया, ई बाई जी कर दिया, प्लस एफ बाई जी किया है, माइनस इंटरसेक्शन ले लेंगे, एफ बाई जी कर लिया है, क्लियर, क्लियर, अंडरस्टूड। अब देखो इसी फॉर्मूले से हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। क्या है वो, अगर हमें ये इंटरसेक्शन वाला टर्म चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, वही किया है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आई ई कर लो, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ कर लो, क्लियर। ध्यान रखना हमेशा जो हमने यहाँ लिया है उसे डिनोमिनेटर में रखना होता है, दैट मीन्स यहाँ फ्रैक्शन में वो नीचे आएगा, अंडरस्टूड। तो बस, और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि ये नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी के लिए ही होता है, बिकॉज डिनोमिनेटर कभी भी जीरो हम नहीं ले सकते, क्लियर,
ओके अब जब भी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी चाहिए होता है तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो बहुत कम चांसेस में ही यूज़ होती है आपके पास, बट देन ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू एफ बाई ई करेंगे, देन इंटू एफ बाई जी बाई ई इंटरसेक्शन एफ कर लेंगे, या तो फिर आप पहले ई लिखो देन एफ बाई ई लिखो एंड देन जी बाई ई एफ लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है, ई इंटरसेक्शन एफ को हम ई एफ भी लिख सकते हैं। क्लियर, अंडरस्टूड। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स जो कि आपको याद रखना चाहिए और समझ में भी आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवन। ज़्यादा क्वेश्चन आते ही आते हैं। इंडिपेंडेंट इवन मतलब एकदम इंडिपेंडेंट है, कंडीशन की बात ही नहीं करते हम यहाँ पे, पहला अगर हुआ या नहीं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। करेक्ट, तो बस जहाँ पे दो इवेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो उसे ही हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और इसका मतलब जब भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो क्या आएगा, सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आएगा, उसको ई से कोई मतलब नहीं है, देख सकते हो आप। क्लियर। सिमिलरली जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑफ एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, उसको एफ से कोई मतलब नहीं है, प्रोवाइडेड कि क्या होना चाहिए, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज होनी चाहिए। डन। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम यूज होता है इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए वो है दिस पॉइंट, दैट मीन्स जब भी हमें चेक करना होता है कि दो इवेंट अपने इंडिपेंडेंट है या नहीं तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू चेक करते हैं कि क्या वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ रहा है, अगर आ रहा है तो दो इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो आगे चलते हैं। और ये देखो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, जब भी हम किसी सैंपल्स को स्पेस को पार्टीशन कर रहे हैं उसमें, ठीक है, तो हम ऐसे पार्टीशन करते हैं सच दैट जो अपना इंटरसेक्शन होगा वो फाई देगा, दैट मीन्स म्यूचुअली क्या होना चाहिए, एक्सक्लूसिव। क्लियर, गॉट द आइडिया। दैट मीन सोचो कि सैंपल स्पेस को मैंने बहुत सारे इवेंट्स में पार्टीशन कर दिया है, पार्ट वाइज सेपरेट कर दिया है, ठीक है, यू विल सी द पिक्चर इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो वहाँ पे अगर पार्टीशन कर दिया है तो जब भी हम दोनों का किसी भी दो इवेंट का आपस में अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे दैट मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके, तो इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, फाई। अब अगर मैं सारे इवेंट को साथ में यूनाइट कर दूँ, यूनियन ले लूँ, तो क्या मिलना चाहिए, सैंपल स्पेस, दैट इज दिस ओनली। क्लियर, दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। आर यू गेटिंग दिस, यहाँ पे एक्सक्लूसिव, यहाँ पे एग्जॉस्टिव, और साथ ही साथ सारी जो प्रोबेबिलिटी है हर एक इवेंट के वो नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, तभी वो होता है सैंपल स्पेस का पार्टीशन। डन, दैट मीन्स क्या बोला गया है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जो इवेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस, कब, जब कि ये पेयर वाइज क्या होंगे, डिसजॉइंट, दैट मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एंड एग्जॉस्टिव, दैट मीन्स यूनियन होना चाहिए सैंपल स्पेस और होना चाहिए नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। क्लियर, वही सारे टर्म्स है यहाँ पे। ओके, अब इसको हमने क्यों किया, बिकॉज यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठ के आता है जो कि है अपना टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एंड साथ ही साथ बेस थ्योरम। डन, तो यही है सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन समझ लो कि आने ही आने वाले हैं। तो क्या है टोटल प्रोबेबिलिटी, जब भी आप देख सकते हो कि सैंपल स्पेस को हमने उस तरह से डिवाइड कर दिया, पार्टीशन में कर दिया है सेपरेट, E1 E2 E3 अंटिल En तक, तो हमें अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट ए निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होता है, कंडीशन क्या है, E1 E2 E3 जो है वो सैंपल स्पेस को हमें पार्टीशन किया है, दैट मीन्स दे आर द इवेंट्स इन विच द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस इज डन। दैट मीन्स सबका जब हम यूनियन लेंगे तो क्या है, वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है और साथ ही साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज है, द सेम कंडीशन जो हमने अभी देखा। डन, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालते हैं, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए बाई E1। गॉट द आइडिया, दैट मीन्स हमने यहाँ क्या किया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लिया, E1 किया इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 किया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लेंगे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 करेंगे, देन A3 करेंगे इंटू ए बाई A3 एंड सो ऑन, दैट मीन्स En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई En करेंगे। क्लियर, दैट मीन्स अगर और लिखना चाहो तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट समेशन j इक्वल्स टू 1 to n, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ तक हम उसको पार्टीशन में ले रहे हैं, जितने पार्ट उसके कर रहे हैं, सो 1 to n एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई EJ। गॉट द आइडिया, दैट मीन्स यहाँ देख सकते हो आप कैसे याद रखोगे, जो भी यहाँ पे हमने पहले लिया है उसे यहाँ डिनोमिनेटर में रखना, तो दोनों कैंसिल होकर क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग सो दैट यू कैन रिमेंबर। तो क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बिकॉज आई हैव सीन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए कर देंगे, तो दैट विल बी रॉन्ग ना, राइट। सो दैट्स वाई क्या करना है, ए हमें चाहिए, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई करेंगे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर देंगे, तो ई कैंसिल होकर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल जाएगा।
क्लियर। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं इन बेस थ्योरम, जहाँ से फॉर श्योर यू आर गोइंग टू गेट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ बेस थ्योरम में हम क्या करते हैं, कैसे समझते हैं कि प्रॉब्लम्स जो है वो बेस थ्योरम का है। यहाँ हम रिवर्स साइकोलॉजी की तरह चलते हैं, उल्टे डायरेक्शन में। दैट मीन्स जनरली हमें क्या निकालना होता है क्वेश्चन में, दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज गोइंग टू अकर, राइट। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोला जाएगा, ऑलरेडी वो अकर हो चुका है। नाउ टेल मी दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो उससे आया है। करेक्ट, गॉट द आइडिया। दैट मीन्स अपने क्वेश्चंस किए होंगे तो समझ में आ ही रही होगी बात मेरी। दैट मीन्स जब भी अपने पास E1 E2 E3 जो है वो क्या है, अपना पार्टीशन है ऑफ सैम्पल स्पेस। ठीक है, पार्टीशन है, इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एंड नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। ये ध्यान रखना, 3 चीज़ें होनी चाहिए। डन। तो अगर ऐसा कंडीशन है, ठीक है, तो उस केस में अगर हमारे पास कोई भी एक इवेंट ए है जो अकर हो चुका है और फिर पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज़ कम आउट ऑफ E1। करेक्ट, अगर कुछ ऐसा पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन A, दैट मीन्स A हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तब हमें निकालना है कि क्या होगी प्रोबेबिलिटी कि वो E1 में से आया है। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो पहले होता है सबसे पहले उसे लिखते हैं इंटू A अपॉन E1 करते हैं। गॉट द आइडिया। ध्यान रखना, बेस थ्योरम में हम क्या करेंगे, ये मत करने लग जाना कि यहाँ पे पहले A कर दिया। ऑलवेज रिमेंबर, जो पहले आया है पहले आप उसे अकेला लिख दो, इंटू इसको जस्ट रिवर्स कर दो A अपॉन E1। करेक्ट, एंड डिवाइडेड बाय जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी E1 की वो लिख देना है। दैट मीन्स E1 इंटू A अपॉन E1, A की टोटल प्रोबेबिलिटी, बिकॉज A जो है डिनोमिनेटर में है। दैट मीन्स यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में A आना चाहिए। और A को हम कैसे लिखते हैं, आपने अभी अभी देखा था इस तरीके से। दैट मीन्स यहाँ पे हमें टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है और लिख देना है। सो बेस थ्योरम इज एक्चुअली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अगर आपने ध्यान से इसको समझा है। टोटल प्रोबेबिलिटी समझ गए तो बेस थ्योरम समझ गए। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर क्या है ट्रिक इसको याद रखने का, जो भी हम यहाँ लिखते हैं दैट मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेट अस जो मैं नाम ही बदल देती हूँ, हमें अगर चाहिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इस तरह से E1 अपॉन मैं ले रही हूँ B, जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट की समझ में आ जाएगा कि A B कैसे लेना है। तो अगर E1 बाई B कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले E1 लिख देंगे, ठीक है, जो पहले आया है, इनटू हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको जस्ट रिवर्स कर दो, B अपॉन E1 कर दो। ठीक है, B अपॉन E1 कर दिया। अब डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B का टोटल प्रोबेबिलिटी यूज़ करना है। दैट मीन्स हम यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी यूज़ करके प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिखेंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B अगर हमें चाहिए और बहुत सारे अपने पास पार्टीशन है सैम्पल स्पेस के, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो यहाँ न्यूमरेटर में था उसको एज इट इज इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई E1 करेंगे। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई E2 करेंगे। दैट मीन्स एक आप समझ गए, उसके बाद आराम से आप लिखते जा सकते हो, प्लस सो ऑन। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटू हम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई EN। क्लियर, गॉट द आइडिया। तो बस इसी तरह से हम बेस थ्योरम के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अपना प्रोबेबिलिटी वाला ये चैप्टर होता है यहाँ पे फिनिश। सो आई एम श्योर आपकी प्रोबेबिलिटी के सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले रिकॉल हो चुके होंगे। तो इसके साथ ही अपना फॉर्मूला फटाफट होता है यहाँ पे फिनिश। यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।